हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अपने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की पहले 9 क्लास कर चुके हैं और आज हम अपनी क्लास नंबर 10 लेकर आए हैं। बहुत दिनों के बाद ज़रूर आई है, लेकिन आज का कंटेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्यारे बच्चों, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं क्लासेस नहीं डाल पाया। इसके 3-4 बड़े रीजन थे। एक तो स्टूडियो की कोई मिस्टेक थी, उसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं डाल पाया। दूसरा, अभी आईटीआई के एडमिशन स्टार्ट कर रखे हैं हम लोगों ने, तो एडमिशन्स की इतनी ज़्यादा भरमार चल रही है कि थोड़ा टाइम का भी अभाव चल रहा है। प्यारे बच्चों, आज बड़ी मुश्किल से आपके लिए टाइम निकाल करके मैं क्लास नंबर 10 लेके आया हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों ने क्लास 9 तक अपनी कंप्लीट कर ली है। बच्चे, अगर बात की जाए, आज क्लास नंबर 10 है। मैंने बताया था कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के अपने जो सेट आएंगे उनमें 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको कोशिश करना है कि 20 के 20 20/20 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स जो अपन जो पढ़ाएंगे एचएसएससी में आपके काम आएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ये एचएसएससी में अपने काम आएगा। दूसरा, ये जो कोर्स अपना आईटीआई के अंदर काम आएगा बेटा। आईटीआई के एग्जाम अभी होने वाले हैं भाई, जून जुलाई के आसपास जो एग्जाम होंगे उन सभी में आईटीआई का ये कोर्स काम आएगा। डीएसएसबी की जो पोस्ट निकली थी, ये कोर्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, जो रेलवे की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए भी ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के इस बैच में मैं सीपी गोठवाल आप सभी विद्यार्थियों के लिए आगे क्लास की ओर लेकर के चलता हूँ। प्यारे बच्चों, ये अपने चैनल का नाम है पंच सरपंच योद्धा। जिस किसी भाई बहन ने, जिस किसी पेरेंट्स अभिभावक ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो घंटा यानी कि बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर ले, दबा ले, ताकि जैसे ही वीडियो डलती है सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे बच्चों, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये वो बैच है या ये वो चैनल है जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और जो बच्चे खुद वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही काम आएगा, लेकिन मैं अभिभावकों को भी ये बात बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि इस चैनल पर आपके बच्चे के करियर के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। प्यारे बच्चों, हम अपना समय न पास करते हुए, खराब न करते हुए आगे अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे बच्चे इसको पढ़ करके आंसर देंगे। क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? फ्लोरोसिस एक बीमारी है बेटा, और बीमारी जो हमसे पूछी है, ये पूछिए किसके कारण होती है। 4 ऑप्शन आपके डिस्प्ले पर है। मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। फ्लोरोसिस किसके कारण होता है, ये मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। 4 ऑप्शन अपने पास है। अधिक आयरन, अधिक फ्लोराइड, अधिक कैल्शियम और अधिक सोडियम। 4 ऑप्शन आपके डिस्प्ले पर है। तो फ्लोरोसिस जो बीमारी है बेटा, ये नोट कर लेना सभी बच्चे, अधिक फ्लोराइड से होती है। किससे होती है प्यारे बच्चे? अधिक फ्लोराइड से। अधिक फ्लोराइड से ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, फ्लोरोसिस। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस की जहां मुझे आवश्यकता है कि कुछ और डिटेल बताई जाए, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड लगाई है कि मेरे प्यारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आगे नोट करके दे रहा हूँ। जानकारी है कि क्या, नोट करिएगा कि फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, ये क्या है बेटा? एक बीमारी है जो पानी में फ्लोराइड, क्या बोलता है बेटा? जो पानी के अंदर, जो पानी में फ्लोराइड, जो पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होने से होती है। जो पानी में फ्लोराइड क्या होने से बेटा? ज़्यादा होने से। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि फ्लोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होने से होती है। पानी में अगर फ्लोराइड की जो है मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें ये बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी बेटा? फ्लोरोसिस बीमारी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि फ्लोराइड अधिक होने के कारण हमारे कौन सी बीमारी बन सकती है? तो फ्लोराइड अधिक होने के कारण फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है? इसमें दांत पीले और भूरे हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर या टेढ़ी हो जाती है। दांत पीले या भूरे होंगे और हड्डियां क्या होंगी प्यारे बच्चों? कमजोर हो जाएंगी। मैं इधर से दिखा देता हूं, ठीक है बेटा? तो ये नोट कर लेना, फ्लोरोसिस एक बीमारी है। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एम एम आर बेटा, ये दो चीज होती है। एक होता है एम एम आर,
एक होती है IMR। अभी क्वेश्चन आया है MMR का, आज मैंने IMR का भी क्वेश्चन डाला, दोनों पढ़ेंगे। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, ध्यान से सुनना ये है क्या। अभी इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद के बाद IMR आएगा, उसकी भी डिटेल आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो MMR क्या है, MMR का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MMR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMR। बेटा MMR की जो फुल फॉर्म है वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मैंने, ये MMR की बात हो रही है बेटा, MMR के आगे आएगी, इसका मतलब मैंने यहाँ स्लाइड पे लगाया है, ध्यान से सुनना। MMR का मतलब जो होता है वो होता है 1 लाख जीवित जन्म दर पर, 1 लाख जीवित जन्म दर पर माताओं की मृत्यु की संख्या। मतलब सीधा सा बात करें तो डिलीवरी के टाइम जो 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया है उनमें से कितनी माताओं की डिलीवरी के टाइम मृत्यु हो चुकी है, वो MMR कहलाती है। 1 लाख जीवित बच्चों पर, ये याद रखना, जीवित बच्चों पर, 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी माताओं की डिलीवरी के टाइम मौत हो गई है, वो किस में आएगी प्यारे बच्चों, MMR। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर है, तो इसको भी नोट कर देना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, लेना चाहो हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ के साथ नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। आज की क्लास के 2 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है, देखिएगा। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ऑक्यूपेशनल मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड क्या है, तो बेटा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहलाता है कार्यस्थल का खतरा। कार्य का स्थल जो होता है, जब जहाँ भी हम कार्य करेंगे उस स्थल पर कैसा क्या खतरा है, वो सब किस में बोला जाएगा, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में बोला जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के बारे में कि काम करते समय जो खतरे होते हैं, हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं उसमें जो खतरा होता है वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लिखा फैक्ट्री में चोट, हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो किसी प्रकार की हमारे साथ चोट लग जाती है तो आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो इस रिकॉर्ड में मेंटेन आएगा कि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड कितना हुआ है 1 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर, ठीक है। जैसे केमिकल एक्सप्लोजर हो गया, या एक इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, किसी बिजली के खंभे पे काम कर रहा है, किसी भी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, उसके साथ हादसे कितने हुए, इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी में टोटल 1 साल में कितने हादसे हुए, उनको क्या बोला जाता है बेटा, उनको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोला जाता है। क्लियर है। आज की क्लास के 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, हार्ड वाटर में कौन से तत्व होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, हमने 6ठी 7वीं क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड सॉरी हार्ड वाटर में कौन से तत्व होते हैं। बेटा ध्यान से सुनना और ध्यान से आंसर देना। बेटा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होता है, Ca और Mg, Ca और क्या होता है Mg। इसके बारे में थोड़ा सा शायद मैंने डिटेल भी लगाई होगी, ये लगा रखा है, देखिएगा बेटा। ये क्या है, जिसमें कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम साल्ट होते हैं वह हार्ड वाटर होता है बेटा। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम साल्ट होगा वो क्या होगा, हार्ड वाटर होगा। और एक चीज याद रखना बेटा, हार्ड वाटर में साबुन का झाग कभी नहीं बनता है, हार्ड वाटर में साबुन का झाग कभी भी नहीं बनता है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार के पानी में जो है साबुन का झाग नहीं देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे जी हार्ड वाटर में। और हार्ड वाटर में किसकी अधिकता पाई जाती है, तो कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है और साथ में मैग्नीशियम साल्ट की अधिकता पाई जाती है। ये चीजें नोट करते जाना। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस की कुछ छोटी छोटी डिटेल्स जहां मुझे आवश्यकता लग रही है वो डिटेल मैंने लगाई है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डिटेल की आवश्यकता नहीं है। तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आ गया है, इपिडेमियोलॉजी क्या है। इपिडेमियोलॉजी के बारे में हमें बताना है, इपिडेमियोलॉजी क्या है। 4 ऑप्शन है, मैं डिस्प्ले में पढ़ देता हूं मेरे लैपटॉप पर कि इपिडेमियोलॉजी का अर्थ क्या है। क्या बात है, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या भाई, थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं भाई, एक सेकेंड। थोड़ा सा मैं देख लेता हूं प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है कि डिस्प्ले ब्लर हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, पॉसिबिलिटी है मेरा ठीक करने की। हाँ अब शायद सही दिखेगा आपको, ठीक है बेटा। एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, नहीं भाई समस्या कर रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा भाई।
देखते हैं अब जरा। हाँ, एपिडेमियोलॉजी क्या है? नहीं भाई, प्रॉब्लम हो रही है। एक सेकंड, मैं टीम से कंसल्ट करता हूँ। एक सेकंड बेटा, टीम से कंसल्ट करता हूँ मैं। हाँ प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा कोशिश करवाई है कि ये ठीक रहे। फिर भी अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है तो भाई आज आज एडजस्ट कर लेना। मैंने बोला ना, स्टूडियो में कोई मिस्टेक हो गई थी, दोबारा से इंस्टॉल करवाया है मैंने ये, ठीक है। तो जैसे तैसे कोई मिस्टेक आती है तो थोड़ा सा आज आज एडजस्ट करिएगा। इस समस्या का सोल्यूशन मैं देख दूंगा। सही दिख रहा अभी तो, जहाँ तक मुझे मानना है, मैं मेरी उसमें चेक कर पा रहा हूँ। ठीक है, मेरी डिस्प्ले पे ठीक शो हो रहा है फिलहाल। चलो देखते हैं एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो बेटा एपिडेमियोलॉजी जो होता है, इसमें रोगों का अध्ययन जांचा जाता है, रोगों के अध्ययन के बारे में पता लगाया जाता है। और रोगों के अध्ययन की मैं बात करता हूं तो बेटा देखो, ये जो अभी लिखा था मैंने, क्या लिखा था? एपिडेमियोलॉजी। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जानकारी दी है कि एपिडेमियोलॉजी ये बताती है कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है। जैसे अभी कोरोना आया था, वो एपिडेमियोलॉजी से पता चला था कि कौन सी बीमारी कैसे फैलती है। दूसरा इसी में लिखा है कि कौन सी बीमारी किसे हो सकती है, कैसे फैलती है, किसे हो सकती है, ये सब एपिडेमियोलॉजी में पता लगाया जाता है। किस में पता लगाया जाता है? एपिडेमियोलॉजी में पता लगाया जाता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, अभी सही है, स्क्रीन शायद ब्लर नहीं हो रही है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, ये आ गया भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एम एम आर पढ़ाया था, एम एम आर पढ़ाया था। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अब आ चुका है आई एम आर। IMR फुल फॉर्म के साथ इनके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि फुल फॉर्म के साथ इसकी क्या जानकारी हम दे सकते हैं। अभी सही है, अभी नहीं हो रहा है। सही है, सही है, बिल्कुल ओके। MMR हमने पढ़ा दिया है। अब आया है IMR। IMR उसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। MMR में हमने ये पढ़ा था कि 1 लाख बच्चों पर जितनी महिलाओं ने जीवित बच्चों को जन्म दिया था, उस समय डिलीवरी के टाइम कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई। 1 लाख बच्चे, जीवित बच्चों पर जितनी महिलाएं डिलीवरी के टाइम एक्सपायर हो जाती है, वो MMR में आया था। अब आ गया IMR। IMR में आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट आएगा इन्फेंट, इन्फेंट मतलब शिशु, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी को पता है। ये होएगा IMR के माध्यम से 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का पता लगाया जाता है। बेटा 1 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे मर जाते हैं वो IMR, ठीक है, IMR के थ्रू पता लगाया जाता है। IMR का मतलब मैंने क्या बताया है? इन्फेंट मोर्टेलिटी टेस्ट रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ जाएगा। विटामिन B12 का स्रोत क्या है? विटामिन B12 का स्रोत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। B12 हमसे पूछा है कि B12 कहाँ देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा B12 का स्रोत क्या है? विटामिन B12 का स्रोत सभी को पता है, दूध और अंडा होता है। दूध और अंडा विटामिन B12 का स्रोत आएगा। ये मैंने लिखा भी B12 मैनुअली, अच्छा मेनली
B12 मेनली एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट में B12 देखने को मिलता है। वेजिटेरियन में इसकी क्या होती है, कमी होती है। वेजिटेरियन में B12 की कमी देखने को मिल सकती है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्प्ले पर आता है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, छोटे बच्चे से पूछोगे ना तो वो बता देगा। अधिक वसा खाने से क्या समस्या होती है? वसा का मतलब थोड़ा इंग्लिश में समझेंगे, ज्यादा समझ आएगा। वसा का मतलब होता है फैट। वसा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? फैट। वसा का मतलब क्या होता है भाई? फैट होता है। ठीक है, थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको, ठीक से लिख देते हैं प्यारे बच्चों। ये लीजिएगा, वसा, वसा मतलब क्या आएगा बेटा? फैट। वसा का मतलब क्या होएगा? फैट। अधिक फैट खाने से हमें क्या समस्या हो सकती है? तो बेटा फैट का याद रखना आप सभी विद्यार्थियों को कि अधिक फैट खाने से हमेशा हृदय रोग होने के चांसेस होते हैं। हृदय रोग होने के चांसेस अधिक फैट खाने से होते हैं। और सभी बच्चों को ये जानकारी पता होगा कि ज्यादा फैट कोलेस्ट्रोल बढ़ाता है। ज्यादा फैट क्या करता है? कोलेस्ट्रोल बढ़ाता है और हार्ट ब्लॉकेज भी कर सकता है। हार्ट ब्लॉकेज भी फैट ज्यादा करने के चांसेस होते हैं। अगर आपने फैट की मात्रा अधिक ली है तो याद रखना हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस और साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। हार्ट फेल होने के, हार्ट अटैक आने के, ये सारे ज्यादा चीजें आपने देखा होगा मोटापा होने से हो जाती है। और मोटापा किसको होता है? जो अधिक फैट का सेवन करता है। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का मेथड क्या है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का मेथड क्या है? बॉइलिंग। ये रहा ना बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब आपको पता है उबालना, कि हम उबाल करके उसका थोड़ा टेम्परेचर, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत हार्डनेस हटा सकते हैं। ठीक है, पानी को उबाल कर उसकी हार्डनेस हटाई जा सकती है। लिखा भी है मैंने, बॉइलिंग से टेम्परेरी हार्डनेस हटती है। बॉइलिंग से पानी की टेम्परेरी हार्डनेस हटती है। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बताया था? कि हार्ड वाटर जो होता है ना, हार्ड वाटर, उसमें क्या पाया जाता है? तो बेटा ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हार्ड वाटर में दो चीजें हमने बताई थी, आप अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हार्ड वाटर में हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया बीएमआई फॉर्मूला क्या है? बीएमआई की फुल फॉर्म मैंने पहले क्लासों में पढ़ा दी है। बीएमआई ध्यान देना बेटा, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बीएमआई का फुल फॉर्म बताइए, और या फिर बीएमआई का फॉर्मूला बताइए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई? तो बीएमआई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। याद रखना, वेट अपॉन हाइट नहीं आएगा, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर में आएगा। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर जो है हमारा बी ऑप्शन आने वाला है। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। छोटी छोटी मिस्टेक से हम आंसर भूल जाते हैं। हम एग्जाम में जब बैठते हैं तो थोड़ा सा इतना टेंशन में रहते हैं कि वेट अपॉन हाइट, देखो इसमें ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये रहा वेट अपॉन हाइट भी है ऑप्शन में, लेकिन ये आंसर गलत है, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर आएगा। ये बात याद रखें सारे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल से सीपी गोठवाल आप सभी विद्यार्थियों को एक बात कहना चाहता हूं कि जिस बच्चे ने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये वो बैच है जो आपके लिए बहुत बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है। अच्छा, बीएमआई की थोड़ी जानकारी और बता देता हूं मैं। बीएमआई का मैंने अभी फुल फॉर्म बताया कि बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म होता है। और बीएमआई का जो सूत्र होता है वो क्या है? शरीर के वजन, क्या लिखा? शरीर के वजन को ऊंचाई के वजन से भाग देना। शरीर के वजन को ऊंचाई के वजन से भाग देना। शरीर का वजन किस में आएगा? किलोग्राम में आएगा। ऊंचाई का जो भाग होगा वो मीटर में होगा। ये बात याद रखें, ये चीज मायने याद रखने की है। ठीक है, ये मायने रखती है ये चीजें भी, कि जब हम बीएमआई का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो शरीर के वजन में किसका भाग देना पड़ता है? मैं लिख लेता हूं बेटा, शरीर के वजन में किसका भाग देना पड़ेगा? मैं यहां पर लिख देता हूं कि वजन, शरीर के वजन में वजन अपॉन हाइट स्क्वायर। हाइट का मतलब क्या होगा बेटा? ऊंचाई। हाइट का मतलब क्या होगा बेटा? ऊंचाई। तो ये बी एम आई
का फॉर्मूला है। वजन हमेशा किस में चलेगा बेटा, केजी में चलेगा यहाँ पर, और ऊंचाई यहाँ पर किस में चलेगी बेटा, तो ऊंचाई हमेशा यहाँ पर मीटर में चलेगी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, सॉरी ये इसका फॉर्मूला है, फुल फॉर्म यहाँ ऊपर लिखी है बेटा। तो क्या बोला मैंने, बीएमआई का सूत्र होगा शरीर के वजन को ऊंचाई के वजन में भाग देना है। यह एक आसान कैलकुलेशन है जो वयस्कों में वजन की स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। जो वयस्क होते हैं उनकी वजन की स्थिति का पता लगाने के लिए हम बीएमआई फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना और फिर कुछ जानकारी यहाँ पर हम बताएंगे, वो ध्यान देना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पहला चरण क्या है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पहला चरण पूछा है। पानी का ट्रीटमेंट करते हैं, पानी उपचार करते हैं, उसका पहला चरण देखते हैं पानी का उपचार कैसे किया जाता है, पानी का ट्रीटमेंट भी होता है तो कैसे होता है। प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता देता हूँ, जो बच्चे इस बैच से जुड़े हुए हैं वो बच्चे मेरे ग्रुप में जरूर जुड़ जाओ बेटा। अपना जो ग्रुप है वो 9485525272 ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे सभी बच्चों के लिए मैंने ग्रुप बना रखा है बेटा। इसमें मेल का ग्रुप अलग से बनाया है मैंने और इसमें फीमेल का ग्रुप अलग से बनाया है मैंने। तो जो भी बच्चा इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है, जो भी बच्चा इस ग्रुप में जुड़ना फीमेल जो भी बच्चा इस ग्रुप में जुड़ना चाहता है वो बच्चा ध्यान दे कि अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा इस नंबर पे, और आपका नाम और ब्रैकेट में ना मेल या फीमेल जरूर लिखा करो। रीजन होता है परवीन नाम से कोई लड़की का मेरे पास मैसेज आ गया तो परवीन मैंने मेल में ऐड कर दिया, बाद में उसका मैसेज आया सर मैं फीमेल हूँ, तो आपके नाम के साथ मेल फीमेल लगा करके और एक एड्रेस जरूर डाला करो कि आप कहाँ से हो, क्योंकि हमें भी ये पता होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल का जो परिवार है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, तो याद रखना अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है बेटा वो इस नंबर से है, मेल फीमेल और नाम के साथ आपको डालना है। ठीक है, मैसेज में क्या टाइप करेंगे मैं बता देता हूँ। आप जो मैसेज डालोगे मुझे उसमें आपका नेम, ठीक है, उसमें आपका जेंडर, उसमें आपका एड्रेस, ठीक है, ये तीन चीज तो आपको डालनी ही डालनी है ताकि हमें पता रहे कौन बच्चा कहाँ से है, क्या नाम और किस जेंडर से बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अच्छा ये क्या आ गया, अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हमने, ये क्वेश्चन था भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का पहला चरण क्या है बेटा। पानी को शुद्ध करना या उपचार करने का प्लान जो पहला होता है वो सेडिमेंटेशन होता है बेटा। ये क्या होता है बेटा, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि पानी के अंदर जो गंदगी होती है इसमें नीचे बैठाई जाती है, उस गंदगी को नीचे लाया जाता है। पानी के अंदर जो गंदगी होगी, गाद होगी, मिट्टी होगी, जो भी कचरा होगा उसको नीचे लाने की प्रक्रिया सेडिमेंटेशन होती है, और ये वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है उसका पहला चरण किया जाता है। मान लीजिए आपके पास गंदा पानी है, बहुत सारा गंदा पानी है, तो उसको एक हम एक जो है चरण के हिसाब से, एक चरण के हिसाब से उसको क्या करते हैं हम क्लीन करते हैं। तो उसमें से पहला चरण पूछा है क्लीन करने का क्या है, तो पहला जो चरण है वो है बेटा कि हम उसकी गंदगी को नीचे बैठाएं, कोशिश करें कि उसकी गंदगी नीचे बैठे। क्लियर, और वो पहले जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पहला चरण होता है जो नीचे गंदगी बैठाई जाती है उसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना स्क्रीन पर अगला, ये लिखा ना, ये लिखा है सेडिमेंटेशन में क्या होता है, गंदगी नीचे बैठती है। नेक्स्ट भाई, तूफान में वायु का वेग होता है। वाह भाई, अब तूफान का मौसम आ चुका है और तूफान चलेगा, देखना अब तूफान जो आएगा उसका वेग क्या रहेगा। तो तूफान की हमसे स्पीड पूछी गई है, तो तूफान की स्पीड आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि तूफान की स्पीड मैक्सिमम में चलती है भाई, इतनी स्पीड हो सकती है। तो बेटा 30 से 50 मीटर प्रति सेकंड हो सकती है, 30 से 50 मीटर प्रति सेकंड तूफान का वेग हो सकता है, तूफान की चाल हो सकती है, तूफान की गति हो सकती है। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों ये तूफान का वेग हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्लोरोनिक, क्या लिखा बेटा, चलिएगा, ये है बेटा क्लोरोनेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है या किसके लिए होता है भाई। क्लोरीनेशन है बेटा, ये क्लोरीनेशन का उपयोग किसके लिए होता है, क्लोरीनेशन का उपयोग होता है बेटा बैक्टीरिया मारने के लिए। किसके लिए होता है भाई, बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनेशन का प्रयोग किया जाता है। नोट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संतुलित आहार बनाते समय क्या क्या फैक्टर जरूरी है या कौन सा फैक्टर जरूरी है? संतुलित आहार के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है? ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लेंगे इसका। बेटा जो बच्चे अभी हाल ही में आईटीआई का कोर्स करना चाहते हैं, आईटीआई एक गवर्नमेंट चीज़ है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोर्स करवा रहे हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। मैंने स्पेशल वीडियो डाले हुए हैं अपने चैनल में, जाकर के आप देख लेना। जो बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईटीआई के अभी एडमिशन चले हुए हैं, मैं बता देता हूँ। आईटीआई से अगर कोई बच्चा एचएसआई करना चाहता है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करना चाहता है, या आईटीआई से कोई बच्चा फायर का कोर्स करना चाहता है, ये दोनों होते हैं 1 साल के। ये दोनों जो कोर्स है इनका ड्यूरेशन कितना है भाई? 1 साल इसकी ड्यूरेशन है। अच्छा, उसके बाद जो बच्चा इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करना चाहता है, इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स करना चाहता है, या जो बच्चा ड्राफ्टमैन सिविल, जिसको हम डीएमसी बोलते हैं, ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स करना चाहता है, ये भी आईटीआई के कोर्स है, लेकिन ये जो कोर्स होंगे ये होंगे 2 साल में। ये कितने साल में होंगे प्यारे बच्चों? 2 साल में ये कोर्स होते हैं। तो ध्यान रखना भाई, इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्टमैन सिविल 2 साल का है, एचएसआई और फायर 1 साल का। इन सभी के एडमिशन अभी स्टार्ट है, इन सभी के एडमिशन अभी बेटा स्टार्ट हैं। तो जो बच्चा है एडमिशन लेना चाहता है वो बच्चा जल्द से जल्द एडमिशन ले, बाद में आपको सीट अवेलेबल नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो चलते हैं भाई, जिस बच्चे को एडमिशन लेना है वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9485525272 पर कॉल कर लेना भाई, मैसेज मत करना। मैं मैसेजों से परेशान रहता हूँ, कॉल से परेशान नहीं होता। आप दिन रात जब मन करे आप कॉल कर देना, कॉल पे आपको संतोषजनक आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आ जाता है, रेजिडुअल क्लोरीन का उपयोग किसके लिए होता है? रेजिडुअल क्लोरीन का प्रयोग हमसे पूछा है, उपयोग हमसे पूछा किसके लिए होता है? तो रेजिडुअल क्लोरीन जो होती है बेटा, ये पानी की शुद्धता को जांच करती है, पानी की शुद्धता की जांच करती है। याद रखना भाई, थोड़ा सा समय नहीं लगाएंगे, फास्ट चलते हैं। वाटर एंड प्लांट्स, अच्छा ठीक है। वनस्पति के कीटनाशकों को क्या कहते हैं? वनस्पति के जो कीटनाशक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो बेटा हनर्बिसाइड बोला जाता है। हनर्बिसाइड्स जो होते हैं उनको बोला, वनस्पति के कीटनाशकों को क्या बोला जाता है? हनर्बिसाइड्स। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिर्च के पाउडर में ईंट का चूरा मिलाने को क्या कहते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल आपने देखा होगा कि मिर्च के पाउडर जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट आने लगी है। कई बार देखते हैं हमारी मिर्च तो बहुत थी, मतलब आज के जो मिर्च हम डालते हैं लाल मिर्च, कहते हैं तीखी नहीं है। अरे पता नहीं यार, सब्जी का कलर ही कैसा आने लगा, इसका मतलब उसमें क्या है? मिलावट है, ठीक है। तो मिलावट का मतलब क्या है? मिर्च के पाउडर में ईंट का चूरा मिलाने को क्या कहते हैं? अब तो बफरिंग या ब्लर वो नहीं हो रहा ना, ब्लर नहीं हो रहा ना, हाँ ठीक चल रहा है अभी, ठीक अब नहीं हो रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। मिर्च के पाउडर में ईंट का चूरा मिलाने को क्या कहते हैं बेटा? खाद अपमिश्रण कहा जाता है, खाद अपमिश्रण कहा जाता है। नोट कर देना भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन थिएटर को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर का मतलब होता है बेटा ओटी। क्या होता है? ओटी, ऑपरेशन थिएटर। आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल में क्या होगा? ओटी रूम, ठीक है। यहाँ प्रवेश निषेध है, प्रवेश निषेध लिखा रहता है। ऑपरेशन थिएटर को साफ करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे और आंसर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो बेटा ऑपरेशन थिएटर को साफ करने के लिए 2% फिनाइल भी सही है, हाइपोक्लोराइड भी सही है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा कि ये दोनों चीजें ऑपरेशन थिएटर को साफ करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शायद ये लास्ट होगा, देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और हुए तो। सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार नसबंदी के लिए पत्नी की उम्र से कम नहीं होनी चाहिए। पत्नी की उम्र कितनी साल से कम नहीं होनी चाहिए, था क्वेश्चन ये। सरकारी दिशा के निर्देश के अनुसार नसबंदी के लिए पत्नी की उम्र कितनी एज से कम नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का है ना बेटा थोड़ा सा ना, अभी या तो आप होल्ड छोड़ दो, वैसे है ना इस क्वेश्चन का आंसर 25 है, लेकिन कुछ एक बुक में इसका आंसर 20 भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक बात समझा देता हूं, अगर आपके सामने क्वेश्चन दिखे तो आपको इसको 25 क्लिक करना है। रीजन है 20 साल की एज तक थोड़ी मेच्योरिटी कम रहती है, 20 साल से कम उम्र की लड़कियां हो तो हम उनकी नसबंदी करें तो ये ठीक नहीं रहता है, ठीक है। परिवार नियोजन स्कीम के तहत नसबंदी की जाती है।
कम से कम एक बच्चा उसके होना चाहिए। परिवार नियोजन का मानना है कि उसके एक बच्चा कम से कम होना चाहिए, 1 साल का बच्चा कम से कम होना चाहिए, और बेटा ये लगभग उम्र 25 साल उसकी होनी चाहिए। ठीक है, 25 ऑप्शन में ना मिले तो आप 20 क्लिक कर सकते हो, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें तो 25 इसकी प्रायोरिटी रहने वाली है। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है, और क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना प्यारे बच्चों। और ग्रुप से जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो अपने ग्रुप से 9485525272 पर व्हाट्सअप कर देना। नाम, जेंडर और एड्रेस तीनों चीजें नोट करके मेरे पास व्हाट्सअप करना। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, शुद्ध प्रोटीन अधिकतम किस में पाया जाता है? शुद्ध प्रोटीन की बात कर रहा भाई। शुद्ध प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सभी को पता है बेटा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है। ये लीजिएगा भाई, अपना क्वेश्चन तो की बार आया है ना। अपना क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किसको गरीब लोगों का मांस कहा जाता है? गरीब लोगों का मांस। ठीक है, हम जैसे गरीबों के लिए जो है मांस के बराबर काम करता है, तो गरीब लोगों का मांस के बराबर जो काम करता है वो दालें होती हैं, क्योंकि दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कुछ चीजें पाई जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। गरीबों का मांस कहा जाता है, वो दालों को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल, ठीक है, मैं सीपी गोठवाल, 9485525272 व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, इस पे आप ऐड हो सकते हो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में केवल इतना ही। मैं आपसे आगे अलविदा लेना चाहूँगा। हमारी क्लास नंबर आज 10 थी। कोशिश करेंगे आप बहुत जल्द आपके पास आगे की क्लासेज आती रहें। जितना हो सके जो बच्चे ITI का एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों को ये सारी क्लासेज ज़रूर देखनी है। जो बच्चे HSSC का तैयारी कर रहा है, जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हेल्थ डिपार्टमेंट में मलेरिया इंस्पेक्टर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस देखने हैं। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं सीपी गोठवाल, आज की क्लास में केवल इतना ही। अब आपसे लेना चाहूँगा अलविदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।